हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और ये अपना जो पेपर है ये सेकंड है। फर्स्ट पेपर जो है मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। और ये प्रैक्टिस सेट है और बिल्कुल जो आपका न्यू फॉर्मेट है, आपका जो सीबीएसई का जो न्यू फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो इसी फॉर्मेट में आपका जो क्वेश्चन पेपर है फाइनल बोर्ड एग्जाम का वो भी ऐसा ही आएगा जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। देखिए, आप हमारे नए चैनल फैक्ट्स विद भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको क्या होगा, जो फैक्ट्स वाली वीडियो होती है इंटरेस्टिंग वीडियो वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। शॉर्ट्स डालते हैं यहाँ पे हम, काफ़ी छोटी वीडियो होती है 15-20 सेकंड की, आप आराम से बहुत सारी जानकारी जो है यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन पेपर है, सेट सेकंड है। यहाँ पे हम देखेंगे आपके जो न्यू फॉर्मेट है सीबीएसई का उसके अकॉर्डिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। चलिए हम चलते हैं सीधा अपने सेक्शन ए पर। जो आपका सेक्शन ए है इसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किसका उत्तराधिकारी है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप यहाँ से भी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो विश्व व्यापार संगठन है ये आपको पता होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ये क्या था, उत्तराधिकारी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। उस सोवियत नेता का आपको नाम बताना है जिसने 1991 में तख्ता पलट का सामना किया था। ठीक है, ध्यान से देखिए ऑप्शन को। ऑप्शन में है बोरिस येल्तनिस, मिखाइल गोर्बाचेव, लियोनिद ब्रेजनेव और जोसेफ स्टॉलिन। तो यहाँ पे देखिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थे इन्होंने तख्ता पलट का सामना किया था। और तख्ता पलट में मेन भूमिका किसने निभाई थी, वो भूमिका थी बोरिस येल्तनिस की। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में ना आए और आप इसका आंसर ये लगा दो, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है आप सही से समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन को। तख्ता पलट का सामना किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने, और नेतृत्व जो तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो बोरिस येल्तनिस ने निभाई थी। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपको समझना चाहिए इनको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सोवियत संघ में शामिल जो गणराज्य थे यानी रिपब्लिक्स थे, तो वो कितने रिपब्लिक्स थे, तो 15 गणराज्यों को मिलाकर जो था अपना सोवियत संघ जो है वो बना था। ठीक है, USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस यानी कि जो सार्क है ये कब स्टेब्लिश हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और ये जो सार्क है, सार्क का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इसका आंसर जो है आपको करना है। तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, यानी कि जो UNSC है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, भारत इसका परमानेंट मेंबर है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है। क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपको पहला कट कर देना कि ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। अब इसको रीजन पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान देता है, यानी कि योगदान देता है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो ए है, यानी कि आपका जो कथन था वो क्या है, गलत है। और आपका जो आर है यानी कि जो रीजन है ये क्या है आपका, सही है। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब आपके सामने ऊपर ऑप्शन दिए हुए, एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिए और फिर इसका आंसर करना है आपको। यहाँ पे कह रहे हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, ये गलत हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि डी ऑप्शन अपना हो जाएगा, ए असत्य है और आर जो है वो सत्य है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो आप कहोगे कि ए जो है वो फॉल्स है एंड आर जो है वो ट्रू है, तो आपको यही पहचानना था इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वैश्वीकरण एक पूंजीवादी प्रक्रिया है जिसका सर्वप्रमुख एवं अंतिम उद्देश्य जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है, वैश्वीकरण से सभी को लाभ होता है, चाहे वे विकसित देश हो या विकासशील या अल्पविकसित। देखो, जो सेकंड स्टेटमेंट आपके सामने है यानी जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। वैश्वीकरण से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबको लाभ नहीं हुआ है।
ठीक है, ज्यादातर यही तो होता है कि जो ताकतवर देश हैं, जो विकसित देश है, वो तो लाभ कमा चुके हैं, वो फायदा ले चुके हैं, लेकिन जो अल्प विकसित देश है उनको वैश्वीकरण से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो आपका जो यहाँ पे ए है ये कहीं ना कहीं ठीक है, बट आर जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। गठबंधन राजनीति का युग केंद्र में किस वर्ष से शुरू हुआ? तो आपको पता होगा कि 1989 से केंद्र में गठबंधन का युग शुरू हो गया था, क्योंकि आपको पता है 1984 में जो चुनाव हुए थे यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला था, और उसके बाद 2014 में जो चुनाव हुए थे इसमें पूर्ण बहुमत मिला था। इसके बीच के जो 30 वर्ष हैं इसमें जितनी भी सरकारें आई हैं वो सारी की सारी गठबंधन की सरकार आई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MNF का संबंध किस राज्य से है? तो MNF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है मिजो नेशनल, ठीक है, फ्रंट। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है ये मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान गरीबों के हित के लिए सरकार द्वारा किस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ध्यान से देखो। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, या फिर पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, या 10 सूत्री कार्यक्रम था, या फिर 20 सूत्री कार्यक्रम था? देखिए इसमें जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें हमें क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको हमें समझना है और ये बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी कालक्रम के अनुसार इसको हमें क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा चुनाव आयोग कब बना था? तो चुनाव आयोग बना था हमारा 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये आपको पता हो गया। इसके बाद क्या है कि जो हमारा संविधान है ये कब बना था? संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग बना था आपका मार्च महीने में और 1950 में। ठीक है, लास्ट है आपका नीति आयोग, तो ये है आपका 1 जनवरी 2015। ठीक है, मैंने सारी डेट आपके सामने लिख दी है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि कौन सी घटना पहले हुई उसको पहले नंबर पे रख देना है, जो उसके बाद हुई दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। इस तरीके से आप अरेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11 पे। दल बदल आधारित जो राजनीति है वो कब शुरू हुई थी? तो ये 1967 के जो चुनाव हुए थे इसमें हमको दिख गया था। आपने देखा होगा कि कई सारे राज्यों में क्या हुआ था कि अ, कई पार्टियों को बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, कांग्रेस को खासकर नुकसान हुआ था। तो ऐसे में जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने मिलकर क्या करा था, गठबंधन वाली सरकारें बनाई थी। और इसी समय में क्या हुआ था, दल बदल देखने को मिल भी रहा था हमें। ठीक है, दल बदल, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 74 के मई में किया था, और पोखरन में ही होता है। आप जब भी देखोगे पोखरन जो है राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अपना ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद चलेंगे हम सेक्शन अपने बी पे। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल से क्या अभिप्राय है? आपको पता है कि जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, तो शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद जो सोवियत अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई थी। ठीक है, रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा उठा था। वहां पे आप ये कहोगे जो भारी उद्योग थे, जो कीमती उद्योग थे, कीमती उद्योग को कम कीमत में बेचा गया। ठीक है, कीमती उद्योग जो थे उसको कम कीमत में बेचा गया, इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझा दिया आपको। नेक्स्ट है मार्शल योजना क्या थी? देखिए जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ठीक है, यूरोप दो हिस्सों में बट गया था, एक पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप को अमेरिका द्वारा, यूएसए के द्वारा बहुत ज्यादा हेल्प की गई आर्थिक रूप से, कहीं ना कहीं उसको दोबारा से पुनर्गठित, ठीक है, रीऑर्गेनाइज कर लिया गया था, दोबारा से उसको ठीक कर दिया गया था उसकी अर्थव्यवस्था को। तो यूएसए ने एक बहुत बड़ी हेल्प की थी। इसी मदद को मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है विश्व बैंक के आपको कोई दो मुख्य कार्य बताने। ठीक है, मैं आपको आंसर की भी मैंने बना रखी है, मैं आपको आंसर की भी ले चलता हूँ। यहाँ मैं आपको सारे आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए
ये मार्शल योजना कर दिया हमने। इसके बाद देखिए विश्व बैंक के दो काम क्या है, अपने सदस्य देशों को लोन देना, यानी ये क्या करता है, अपने सदस्य देश जो है उनको ऋण देता है, ठीक है, लोन देता है। मानवीय विकास के लिए काम करता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई, प्रदूषण, सड़क, ठीक है, इन सब कामों के लिए भी, चीजों के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सहयोग मूलक जो सुरक्षा है उससे क्या अभिप्राय है आपको। देखिए दुनिया भर में कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें सैन्य बल काम नहीं आता, ठीक है, वहां पे क्या जरूरत होती है, वहां पे सैन्य बल, हथियार, ऐसी चीजें काम नहीं आती। तो ऐसे में जरूरत होती है सहयोग की, इसी को सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझिए। देखिए विश्व में ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जहाँ पे ताकत यानी बल काम नहीं आती, बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत होती है, इसी को सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। जैसे कि मान लो गरीबी हटाना दुनिया भर में, महामारी पे नियंत्रण करना, ये जो चीजें हैं इसमें सहयोग ही, एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी, एक देश दूसरे देश की मदद करेगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है, इसको सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 जो था आपको, इसमें क्या था कि जो रियो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जिसको हम कहते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन पे, जैव विविधता पे, वानिकी पे, इन सब चीजों पे कुछ नियम बनाए गए थे, इसी को एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। इसमें कुछ तौर तरीके सुझाए गए थे, बताए गए थे, जिससे कि मतलब विकास कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, कुछ इस तरीके की बातें थी। तो सम्मेलन में इस बात पे सहमति बनी थी कि आर्थिक विकास का तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसी को टिकाऊ विकास कहा गया था और इसी को एजेंडा 21 के तहत रखा गया था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे प्लान क्या है। देखिए 1944 में क्या हुआ था, जो उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रीज थे, इनका एक तबका जो है, इनका एक ग्रुप जो है वो एकजुट हुआ, इसने मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और इसमें क्या कहा गया था, इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात थी, ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात थी, ये प्रस्ताव तैयार किया गया था और इसी को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था कि सरकार जो है वो औद्योगिक और अन्य जो आर्थिक क्षेत्र हैं, निवेश के जो क्षेत्र हैं, उसमें उस क्षेत्र में बड़े कदम उठाए सरकार, ऐसा इनका कहना था, इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपका सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो यूएनओ है उसको एक ध्रुवीय विश्व में ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर दिखाता हूँ आपको कि यूएनओ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए शांति संस्थापक आयोग बनाया गया, मानव अधिकार परिषद जो है उसकी स्थापना की गई थी, एक सह शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पे सहमति बनी और लक्ष्य रखा गया, एक लोकतंत्र जो कोष है उसका भी गठन किया गया और आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना की गई, ठीक है, आतंकवाद आतंकवाद है और वो गलत है, तो इसका विरोध किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। अगला क्वेश्चन है कि आपसी सहयोग और विकास के संगठन के रूप में यूरोपीय संघ जो है इसकी कोई 2 शक्तियां आपको बतानी है। तो यूरोपीय संघ पता है आपको कि यूरोपीय देशों का एक संगठन है, इसके पास क्या है, ये इसके पास अपना एक विशाल सेना है, परमाणु हथियार है, इसके पास अपना झंडा, अपना गान, अपनी मुद्रा, अपना स्थापना दिवस है, ये एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे शक्तियों के रूप में दिखा सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि जो 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको पंजाब समझौता कहते हैं, तो इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रावधान जो है उसका विश्लेषण आपको करना है। तो पंजाब समझौता जो हुआ था उसमें कुछ मुख्य बातें रखी गई थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि पंजाब में अमन कायम करना, यानी पंजाब में शांति स्थापित करी जाए, ठीक है। दूसरा ये था कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा, ये बात हुई थी। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। तो ये आयोग जो है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा विवाद को क्या करेगा, सुलझाएगा। फिर एक है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनके बीच में क्या है, जो रावी नदी है, व्यास है, इसके व्यास नदी है, इसके बीच इसका जो पानी का बंटवारे को लेकर विवाद रहता है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बिठा दिया जाएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है वो देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद फैसला लेगा। तो ये बात हुई थी। और समझौते में ये भी कहा गया था कि जो पंजाब में जो उग्रवाद से पीड़ित लोग जो हैं, जिनको नुकसान हुआ है, ठीक है, उनको सरकार क्या करेगी, मुआवजा देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसपे सरकार जो है काम करेगी, ठीक है, ये बातें हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1962 से पूर्व भारत और चीन के बीच में विवाद के कोई 2
मुद्दे बताने। आपको पता है 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उससे पहले की आपसे पूछी गई है, यानी उससे पहले के विवाद के मुद्दे। तो देखिए एक तो विवाद का मुद्दा ये दलाई लामा वाला हो जाएगा। आपको पता है कि जब दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी थी, तो भारत ने उनको शरण दे दी थी, जिसकी वजह से चाइना जो था वो काफ़ी मतलब विरोध कर रहा था, इस बात को पसंद नहीं कर रहा था वो। उसने कहा था कि भारत जो है वो पंचशील समझौते का उल्लंघन कर रहा है, भारत जो है वो चाइना के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, ऐसा चाइना ने भारत पे आरोप लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक विवाद का कारण बन गया था, और ये 1962 से पहले की घटना है। आपसे क्वेश्चन में क्लियर क्लियर पूछा है, ऐसे इशू बताने हैं जो कि उससे पहले के हैं, बिफोर 1962, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि अक्साई चीन वाला इलाका जो है उस पे कब्जे को लेकर भी विवाद था, ये भी पहले का ही है। तो ये 2 पॉइंट आप बता सकते थे, क्योंकि 2 ही आपसे पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों द्वारा 1966 से 1986 तक चलाए गए अलगाववादी आंदोलन की उपलब्धि बतानी है। आपको पता है कि ये जो अलगाववादी आंदोलन आंदोलन थे, ये 2 दशक तक चले थे। 2 दशक का मतलब यहाँ पे 20 वर्ष है, ठीक है। यानी 1986 से 1966 से 1986 तक ये चला था। तो इस आंदोलन की क्या उपलब्धि थी, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये आंदोलन जो था, इसमें क्या था कि एक मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया था लाल डेंगा के द्वारा। ये भारतीय सरकार से, भारतीय सेना से सशस्त्र विद्रोह कर रही थी, लड़ाई चल रही थी, 20 वर्ष तक ये लड़ाई चलती रही। तो लगभग 2 दशक तक ये आंदोलन चला। फिर बाद में क्या होता है, 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लाल डेंगा से एक समझौता किया। समझौता क्या था कि मिजोरम समझौते में ये बातें की गई थी, ये 4 पॉइंट हैं। तो ये 4 पॉइंट जो है उपलब्धि के रूप में लिख सकते हो आप, यहाँ पे उपलब्धियां पूछी हैं। तो आप इसमें बता सकते हो कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, पहला पॉइंट। फिर मिजोरम जो था उसको कुछ विशेष अधिकार भी दे दिए, दूसरा पॉइंट। एमएनएफ यानी कि जो मिजो नेशनल फ्रंट था, फिर ये जो लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल था उसको छोड़ दिया इसने, यानी इसने संघर्ष की राह छोड़ दी, क्योंकि इसकी जो डिमांड थी, जो मांगे थी, वो सरकार ने पूरी कर दी। उसके बाद मिजोरम जो है वो शांतिपूर्ण राज्य बन गया। तो ये इसकी उपलब्धियां थी, ये आपको बतानी थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसमें आपको क्या एक पैसेज दे रखा है, और ये पैसेज जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जो नया टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हुआ है उससे ये पैसेज लिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपके सामने क्वेश्चन है, इसके आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ। देखिए अगर आप पैसेज को देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2009। अरब स्प्रिंग आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो ये ट्यूनेशिया से हुई थी, ठीक है। ट्यूनेशिया की जो जनता थी वो किस मुद्दे के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तो वहाँ देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था, बेरोजगारी के खिलाफ भी था, निर्धनता, तीनों ही यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है कि अरब स्प्रिंग आंदोलन जो था वो परिवर्तित हो गया था किसमें, राजनीतिक आंदोलन बन गया था बाद में, ये एक देश से दूसरे देश में फैलने लगा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। आपको दक्षिण एशिया के मानचित्र में 4 ABCD दर्शाए गए हैं, वो आपको देखने और पहचानने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा क्या करता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ। एक महत्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण एशिया का भाग नहीं समझा जाता, तो ये देश है चीन। चीन एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन उसको दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही, तो एक बार ये मैप देखना पड़ेगा, मैप देख के बता पाएंगे। यस देखिए, तो ये श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था का कामयाब रही, तो ये श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि 2 ही देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र कामयाब रहा था, एक श्रीलंका और एक भारत। लेकिन वहाँ पे तो भारत को हाईलाइट करा नहीं है, तो श्रीलंका अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस देश में सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार का शासन है, तो इसमें भी 2 देश थे सैनिक और असैनिक वाला, एक तो पाकिस्तान था और एक बांग्लादेश था। तो यहाँ बांग्लादेश हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बांग्लादेश। अगला है कि वह देश जहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, तो संवैधानिक राजतंत्र जो था वो नेपाल में था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको आंसर बता दिया। एक बार आप क्या करोगे, इस मैप में देख सकते हो, नेपाल हाईलाइट कर रखा है, चाइना हाईलाइट कर रखा है, बांग्लादेश हाईलाइट कर रखा है, श्रीलंका हाईलाइट कर रखा है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो, ये आप एक बार इमेज को ध्यान से देख लो पहले, इसके बाद आप करते हैं इसके क्वेश्चन। कार्टून में दर्शाए गए टाई लगाए मुशर्रफ पाकिस्तान में किस पद को दर्शा रहे हैं, तो देखिए मुशर्रफ जब टाई लगा के आए थे तो ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति हैं।
और कार्टून में दर्शाए गए यूनिफॉर्म पहने मुशर्रफ जो है वो कौन से पद को दिखा रहे हैं। जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये बन जाते हैं सेना अध्यक्ष, क्योंकि ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं वहां के और सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पता होना चाहिए। इसके बाद देखो, पाकिस्तान के संदर्भ में दूसरे समीकरण का अर्थ पहचानिए। यहाँ पे दूसरा समीकरण एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद चलते हैं आंसर पे। तो देखिए, राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है, असली शक्ति सेना के पास है, आम नागरिक अधिक शक्तिशाली है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि असली शक्ति जो है यहाँ पे सेना के पास रहती। अगला क्वेश्चन है कि इस कार्टून द्वारा पाकिस्तान की राजनीति के संबंध में दिए गए संदेश को पहचानिए। तो पाकिस्तान में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली नहीं होता, यहाँ असली शक्ति सेना के पास होती है। शासन भले ही लोकतांत्रिक हो लेकिन असल सत्ता सेना अध्यक्ष के हाथ में। ठीक है, तो इसके तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो आंसर अपना हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो लास्ट सेक्शन है, इसमें हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्वेश्चन में ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पहले जैसी प्रासंगिक और प्रभावकारी नहीं रही। इस कथन के पक्ष में कोई 3 उपयोगी तर्क आपको लिखने हैं। देखिए क्या था, आपको पता होगा कि जैसे ही आपका सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर, यूएसएसआर खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही दो ध्रुवीय विश्व खत्म हो जाता है और एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है, यूएसए जो है वही ज़्यादा ताकतवर बचता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो गुट निरपेक्षता की नीति जो हमने अपनाई थी, ये दोनों महाशक्तियों के खेमेबाजी से दूर रखने को के लिए अपनाई थी। अब जब खेमेबाजी बची नहीं दोनों तरफ से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ये गुट निरपेक्ष वाली नीति थी ये उतनी रेलिवेंट नहीं रही है। ठीक है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसके पक्ष में आपको बताना है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति ने एक समय पर, जब ये दो ध्रुवीय विश्व का समय था, उस समय पर दोनों ही महाशक्तियों से, ठीक है, उनमें शामिल होने से भारत को अलग रखा और अन्य देशों को भी उनकी खेमेबाजी से बचा के रखा। ठीक है, ताकि वो खेमे में उन ना शामिल हो, उनके गुटों में शामिल ना हो, और अपनी स्वतंत्र जो नीतियां हैं उसको बना सकें, उसको पालन कर सकें। आप इस तरीके से बता सकते हो। ये बता सकते हो कि भाई जैसे ही ये दो ध्रुवीय विश्व जो था ये खत्म हो जाता है, तो विश्व का जो माहौल होता है, ठीक है, वैश्विक स्तर पे जो माहौल होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे में फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमें उतनी ज्यादा नीड रही भी नहीं उस चीज की। ठीक है, इस नीति की। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते थे। क्या ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि आपके विचार में पहले से उठाए गए कौन से 3 कदम है, 3 कदम हो सकते हैं जो सोवियत संघ को 1991 में टूटने से बचा सकते थे। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से 3 कदम हो सकते थे जो अगर उठाए जाते तो सोवियत संघ टूटने से बच सकता था। अब देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके विचार से, यानी आपको अपने विचार से सोच कर बताना है कि क्या वो कदम हो सकते थे। तो इसमें आप जैसा आंसर लिखोगे वो ठीक होगा, बस उसको थोड़ा सा रेलिवेंट कर देना। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, वहां से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप लिख सकते हो कि सोवियत संघ को, आपको पता है सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, इसने अपने जो संसाधन थे, जो अपने रिसोर्सेज थे, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल क्या कर दिया था, हथियार बनाने में कर दिया था, डिफेंस में कर दिया था। जबकि इनकी जनता के पास बहुत ज्यादा समस्याएं थी। तो आप एक पॉइंट ये कह सकते हो कि सोवियत संघ यदि अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करता तो विघटन से बच सकता था। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा, आपको पता है कि यूएसएसआर के खिलाफ जो जनता थी, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके खिलाफ जो जनता थी उसके मन में गुस्सा पनप रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका शासन बुरा था और जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं थी। तो एक काम ये भी हो सकता था कि कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल कर लिया जाता या उसमें सुधार कर दिया जाता, तो भी सोवियत संघ विघटन से बच सकता था। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 3 आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आप एक पॉइंट अपने तरीके से सोच के लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट में भी 3 पॉइंट बता सकते हैं जो आपको बेहतर लगते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हर बच्चे का आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का अलग होगा, क्योंकि सबका नजरिया जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो इसमें सभी के आंसर ठीक ही माने जाते हैं अगर आपने उसको क्वेश्चन से जोड़ के बताया तो। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की राजनीति को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में सोचने के लिए विवश करने वाले आपको 6 मुद्दे बताने। यानी दुनिया भर की जो राजनीति है, ऐसे कौन से 6 मुद्दे हैं जिसके कारण पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए मजबूर हुए। तो मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक तो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के तहत क्या हो रहा था, ओजोन परत में छेद हो रहा था, जिसकी वजह से दुनिया जो थी
वो पर्यावरण को लेके जागरूक हुई। फिर धीरे धीरे कृषि भूमि जो है उसमें कमी होती जा रही है, ये हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे है ही। पीने का जो पानी है वो धीरे धीरे, जो पीने योग्य जो साफ पानी है वो कम होता जा रहा है, ये हो सकता है। जो पर्यावरण है उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। संसाधन जो है वो सीमित है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में संसाधन जो है वो कम होते जाते हैं। ठीक है, मानव अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ कि विभिन्न देश की जो राजनीति है वो पर्यावरण को लेकर सचेत हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन में आपको ये वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि वैश्वीकरण के आपको 3 लाभ बताने। तो 3 लाभ में बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, आप कोई भी पॉइंट बता सकते हो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मेन 3 पॉइंट बता देता हूँ। दुनिया भर में वैश्वीकरण के कारण एमएनसी अस्तित्व में आ रही है। एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय निगम, ये अस्तित्व में आ रहे हैं और इनकी वजह से नए नए प्रकार के रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये बता सकते हैं पॉइंट। इसके बाद है कि आपको पता है कि वैश्वीकरण के कारण टेक्नोलॉजी का विकास हो पा रहा है और व्यापार जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण का मेन जो फीचर है उसमें आपका व्यापार सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फ्री ट्रेड खासकर, तो व्यापार बढ़ रहा है, ये भी एक पॉइंट बता सकते हो। लोगों की सोच में परिवर्तन, देखिए पहले क्या होता था, रूढ़िवादी सोच होती थी लोगों की। ठीक है, और पारंपरिक जो सोच चली आ रही थी उसी को उसी तरीके से रहते थे, चलते थे। लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण आया दुनिया भर में क्या हुआ, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, उसको अपनाया जाने लगा और रूढ़िवादिता खत्म होने लगी। लोगों के सोच में परिवर्तन होने लगा, खुलापन आने लगा। तो ये बता सकते हो। बहुत सारे हैं लेकिन आपको कोई 3 पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। इसमें कह रहे हैं कि स्वतंत्रता उपरांत भारत के समक्ष उपस्थित 3 चुनौती जो थी वो आपको बतानी। तो 3 चुनौती कौन सी थी, बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहली चुनौती थी कि एकता के सूत्र में देश को बांध के रखना। ठीक है, एकता में रहे, क्योंकि आपको पता है भारत देश है, ऐसा देश है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, संस्कृति बहुत डिफरेंट है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में इन सबको एक साथ रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो पहले तो चुनौती ये हो जाएगी। फिर है लोकतंत्र को स्थापित कर पाना। ठीक है, तीसरी चुनौती थी कि सबके समूचे समाज का विकास करना, यानी समानता के आधार पे आप कह सकते हो कि सभी का विकास करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है और ये न्यू टॉपिक से, देखिए न्यू जो टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं वहां से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे कर सकते हो। ऑप्शन में है आपके सामने, भारत और इजराइल के रिलेशन आपको बताने। तो भारत और इजराइल के जो संबंध है वो काफ़ी मतलब सही हुए हैं और भारत इजराइल के बीच में व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, फ्री ट्रेड वगैरह में। रक्षा क्षेत्र में यानी जो डिफेंस का क्षेत्र है उसमें समझौते हुए हैं कई सारे। और आपको पता होगा जो जॉइंट मिलिट्री जो इनकी अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, वो की जा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई सारे समझौते हुए हैं। भारत को इजराइल द्वारा आधुनिक हथियार की आपूर्ति, भारत के पास इजराइल के कई सारे हथियार जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, कैसे हम इनसे खरीदते हैं हथियार, तो इजराइल जो है वो हथियार के मामले में बहुत आगे है, तो हमने इजराइल से भी हथियारों को खरीदना शुरू किया है। कृषि क्षेत्र में सहयोग, आपको पता है कि इजराइल में जो सिंचाई की नई तकनीक है डिप वाली, उसको कहीं ना कहीं भारत में अपनाया जा रहा है, जिससे पानी की भी बचत होती है और जमीन में नमी बनी रहती है। तो ये हो सकता है। सैन्य अभ्यास करती हैं दोनों सेनाएं जो हैं, भारत की सेना और इजराइल की सेना मिलकर क्या करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं। तो ये कुछ हैं, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट बनेंगे, आप उसमें से कोई भी पॉइंट बता सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राजनीति में कांग्रेस जो है वो इतना प्रभुत्व उसका क्यों रहा है, डोमिनेंस क्यों रहा है, आपको ये बताना है। तो इसके कई सारे कारण हैं। आपको पता है कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत देश में सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, इसके जो नेता थे वो जो भी प्रभावशाली नेता थे उस समय में, जैसे नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए या अन्य नेता, वो सभी कांग्रेस के ही सदस्य होते थे। एक ये रीजन है। इसको आज़ादी की विरासत हासिल है। मजबूत संगठन, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास था। आप इसे नेशनल पार्टी के रूप में देख सकते थे। ठीक है, और इसमें सभी विरोधों को पचा लेने की क्षमता थी, क्योंकि इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ ही कांग्रेस में आ जाते थे। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है और ये आपके न्यू टॉपिक से है। ठीक है, देखिए दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद
जो है विषय है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं ये बताना आप। तो मैंने ऑलरेडी ये जो न्यू टॉपिक है इन सबको आपको करा रखा है, आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखना, मैंने हर नया टॉपिक आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। जो दीनदयाल उपाध्याय थे ये क्या है, एक दार्शनिक है, एक समाजशास्त्री, एक अर्थशास्त्री और एक पॉलिटिशियन थे। इनके दर्शन, इनका जो इनके दर्शन था, फिलोसफी इनकी जो थी, उसको एकात्म मानववाद का नाम दिया गया था, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक प्रतिमान का प्रतिपादन किया इन्होंने, कहीं ना कहीं समाजवाद से संबंधित है ये। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के बीच में जो बैलेंस है उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमामयी जीवन होना चाहिए, एक बेहतरीन जिंदगी उसको देनी चाहिए। यही एकात्म मानववाद का उद्देश्य है। ये कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से उसका उपभोग होना चाहिए, सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसकी पुनः प्राप्ति हो सके और जो आने वाली जो हमारी जो जनरेशन है उसको भी वो चीजें मिल पाए। ये ना केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। इनका सिद्धांत जो है वो विविधता का संवर्धन करता है, क्योंकि आपको पता है भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता बहुत ज्यादा, वैरायटी बहुत ज्यादा है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग भाषाएं हैं, तो ऐसे में विविधता बहुत है। और उन सभी विविधता को सम्मान देना भी इनके एकात्म मानववाद सिद्धांत के तहत ही आ जाता है। फिर इनका जो दर्शन है उसके तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक है समग्रता का की प्रधानता, एक है धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्ता। जो दीनदयाल उपाध्याय थे ये पश्चिमी पूंजीवादी जो व्यक्तिवाद है या जो मार्क्सवादी समाजवाद है, इन दोनों का इन्होंने विरोध करा है, ठीक है। मार्क्सवादी समाजवाद जो कार्ल मार्क्स वाला जो समाजवाद है जिसमें वर्ग की बात होती है, संघर्ष की बात होती है, उसको भी नहीं मानते ये। और पूंजीवादी व्यक्तिवाद को भी ये नहीं मानते हैं। इनके अनुसार पूंजीवादी तथा समाजवादी विचारधाराएं जो है वो केवल मानव शरीर और मस्तिष्क की आवश्यकता पे बल देती है, बल्कि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भौतिकवादी जो चीजें होती है, जो फिजिकली जो हमें मतलब जो चीजें लग्जरी वाली चीजें होती है, जो मानव को अट्रैक्ट करती है, ये केवल इन चीजों पे ध्यान देती है। बल्कि इनका जो समग्र विकास का जो सिद्धांत है वो कहता है मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, अंदर से उसका विकास होना चाहिए, ठीक है। आध्यात्म को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो ये इनका सिद्धांत था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपके 6 नंबर में ही आएगा अगर पेपर में आएगा तो। याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये था हमारा आज का पेपर, इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।